सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज एक बहुत ही छोटा सा और प्यारा सा केस हम लोग करने जा रहे हैं। यह केस है एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स का और यह मेरे पास केस आया था 18/12/2024 को। एक मुस्लिम सज्जन है, MBGM, 35 ईयर्स उनकी उम्र है। तो ये मेरे पास अपने बच्चे के साथ है, अपनी वाइफ के साथ है। अपने को भी दिखाना था और बच्चे को भी दिखाना था। तो पेशेंट ने कहा कि मुझे पाइल्स की प्रॉब्लम है, बाहर निकला हुआ है। वैसे तो 5-6 साल से है, पर अभी 6-7 महीने से नया निकल गया है। वैसे कोई तकलीफ नहीं है, पर सोचा कहीं प्रॉब्लम बढ़ जाए या और ज्यादा निकल जाए तो तकलीफ हो जाएगी, तो समय से इलाज करा लेना बेहतर होगा। तो फिर मैंने पूछा कि आपके दिमाग में यह बात कब आई कि अभी इलाज करा लेना चाहिए? तो पेशेंट ने कहा कि जब मैंने एक आदमी के बारे में सुना कि उसको भी ऐसा ही था, तो उसने टाटा में जाकर दिखाया तो पता चला कि कैंसर था और वह आदमी मर गया। और भी आदमी के मुंह से सुना कि मुसलमान में 30 से 40% को ऐसा होता है। तभी से डाइट रेस्ट्रिक्शन कर रहे हैं, नॉनवेज लेना लगभग बंद सा कर दिया है। खाते भी हैं तो बहुत थोड़ा सा खाते हैं, और वह भी बिना झाल का। तो इसने मिर्ची मसाला लेना भी बंद कर दिया है। खाना पीना जो है बहुत संभल के खाते हैं, जहां तक हो सके नॉनवेज को अवॉइड करते हैं, और वो भी खाने से एकदम उबला हुआ जैसा बना रहे हैं। तो फिर मैंने पूछा कि और भी कोई तकलीफ है क्या? बस यही एक बड़ा प्रॉब्लम है। तो किसी तरह का डर वगैरह लगता है इसको लेकर? डर तो वही कोई बड़ा बीमारी ना बन जाए। एक और डर है डॉक्टर साहब, हमको रात 11 बजे के बाद कुत्तों से बहुत डर लगता है। दिन में जाऊंगा कुछ भी नहीं होगा, बस 11 बजे के बाद ही ऐसा लगता है कि कहीं वो अटैक ना कर दे। तो मैंने और भी पूछा था कि ठीक है, कि ऐसा क्यों लग रहा है, कि काटा वाटा क्या ना? तो ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने पूछा अच्छा नेचर कैसा है आपका? तो नेचर तो अब हम क्या बताएंगे, उसने हंसते हुए कहा। वैसे शांत ही है, बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया, बहुत ज्यादा शांत है, बहुत ज्यादा गुस्सा वगैरह नहीं आता। तो इनको ज्यादा गुस्से की प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने बोला ठीक है। तो किसी की मदद यदि करना हो, कुछ मेरे दिमाग में चल रही थी, तो मैंने पूछा कि यदि किसी की मदद करना हो तो मदद करते हैं? तो पेशेंट ने कि हाँ बिल्कुल करते हैं, पर केवल उन्हीं का जिन्हें वास्तव में मदद की जरूरत हो। बनावटी तकलीफ वालों की मदद नहीं करते। ये भी मुझे बड़ा पिक्यूलियर लगा। तो फिर मैंने पूछा कि अच्छा आप पता कैसे करते हैं कि बनावटी है या वास्तव में जरूरतमंद है? तो पता चल जाता है डॉक्टर साहब, थोड़ा पूछते हैं तो समझ में आ जाता है कि ये बंदा जरूरत वाला है या बस पैसे लेने के लिए कर रहा है। तो ये जो पेशेंट था ना, बहुत ही गुड लुकिंग, बहुत ही माइल्ड, हल्की सी दाढ़ी थी, स्माइलिंग फेस था, और बहुत रेफरेंस देके बात कर रहा था। तो यही केस है।
तो इसमें मैंने जो रूब्रिक्स लिए थे, एक पहला जो रूब्रिक है मैंने इम्प्रेशनेबल, दूसरा लिया था कॉशियस। तो इम्प्रेशनेबल क्या है ना कि अब अगले को देखिए तो क्या है, उसने सुना, एक बैड न्यूज सुनी, और वो न्यूज सुनने के बाद से उसके दिमाग में वो सारी चीजें चल रही है कि पता नहीं वो तो मर गया, कहीं मेरे साथ भी ऐसा ना हो जाए, मेरे को भी तो वैसा ही सिम्टम्स है। तो ये सारे दिमाग में उसके बातें घूमने लगी। तो उसके बाद वो क्या किया, उसने सावधानी बरतने लगी, नॉनवेज छोड़ दिया या बहुत कम खाने लगा। तो अब क्या होता है कि यदि हम मुस्लिम कम्युनिटी देखें, नॉनवेज एक बहुत ही मुख्य भोजन है, उसके बिना वो नहीं चल सकते। इसके बाद भी उसका कंट्रोल कितना है ना, वो उसको भी उसने त्याग दिया है, वेजिटेरियन फूड ग्रहण करने लगा है। कभी कभी खाते हैं, वो भी बहुत बिना मसाले का, क्योंकि उनको अब डर लग गया कि कोई बड़ी बीमारी ना आ जाएगी, कैंसर नहीं हो जाएगा, ये डर बैठ गया। तो फियर डिजीज ऑफ इम्पेंडिंग इनक्योरेबल ऑफ पेन। एंड ऑब्जेक्टिव रीजनेबल भी था, सही बात है, जो हुआ है, खाना पीना यदि गड़बड़ रहेगा तो हो ही सकता है। और बेनोवेलेंस में भी है और जेनरस 2 में भी ये रेमेडी पड़ी हुई है कि ये बहुत दिल खोल के मदद करती है। लेकिन इनका जो मदद है वो सोच समझ के होता है, ऐसा नहीं कि किसी को भी कर दिया। और उन्हें कुत्तों से बहुत डर लगता था, विशेषकर 11 बजे के बाद। तो फियर डॉग्स ऑफ। तो यहां तक जो है, इतने रूब्रिक्स लेने पर हमारे पास जो रेमेडी पास चल रही थी, कैलकेरिया, कैलेंडुला एंड लैकेसिस, ये 3 रेमेडी बहुत पास चल रही थी। फिर मैंने रूब्रिक लिया फियर इंजरी बीइंग इंजर्ड ऑफ, और जेनेटिक से लिया पेनलेसनेस ऑफ द कंप्लेंट्स यूजुअली पेनफुल। तो अब इसे क्या था ना कि ये जो तकलीफ थी, इसे पाइल्स की प्रॉब्लम है, इसमें यूजुअली दर्द को कोई तकलीफ अभी भी हुई नहीं है, ये अभी से केयरफुल हो गया सुनने के बाद, वरना वो भी ऐसे कैजुअली ले रहा था। तो इतनी ज्यादा जो तकलीफ है, इतने साल से चले, कम से कम पेनफुल होना चाहिए, बहुत ज्यादा सूजन वगैरह है, लेकिन उसने उसे नहीं लिया, उसने उसको कभी सीरियसली नहीं लिया, बिकॉज उसको लगा कि हाँ चलो कोई दर्द तकलीफ तो होती नहीं है। तो इन सब रूब्रिक्स को लेकर मैंने उसे कैलेंडुला ऑफिसिनालिस दिया था, 30 पोटेंसी में दिया था, 30 देने से उसे काफी फायदा हुआ है। और उसके बाद मैंने क्या किया देख लेता हूँ एक बार, यदि मेरे पास वो क्या नहीं है शायद। अच्छा, फाइल लेकर नहीं आया मैंने, ठीक है। उसके बाद प्लेसिबो पे चल रहा है, उसका ऑलमोस्ट उसके बाद से प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो यह केस था। तो इसके बाद डॉक्टर स्मिता वो बताएंगी इसकी जर्नी कैसी हो सकती है। डॉक्टर स्मिता, आप रेडी हैं? जी सर। सर मैंने आपको पीपीटी शेयर किया है पर्सनल पे। ठीक है, मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। हेलो सर। हाँ हेलो। हाँ सर, उस दिन जब आपने वो केस पहले हमने सुना है ना, तो इस केस में ना मुझे वो ऑक्यूपेशन डाइवर्शन एम्बुलेशन ये भी रूब्रिक लगा, ऐसा लगा था सर, क्या ये आ सकता है इसमें? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, अच्छा, कैसे? अभी मैं केस सुनी नहीं, मगर उस टाइम मैंने ना वो डाइवर्ट कर रहा है अपना मन, और वो डाइवर्ट वो और करने एक से केस था। अच्छा हाँ, वो अच्छा और एक दूसरा केस था, ये दूसरा केस है, हाँ, अलग अलग केस। अच्छा अच्छा, वो मैंने सुना था, तो वो उसमें उसमें 2 था केसेस वो। था, मैं एक सिंगल केस बोल रहा हूँ। उस केस को भी बोलता हूँ मैं थोड़ी देर में।
पहले एक बार इसका वो बोल दे। सर मैंने ये केस मैंने अभी सुना नहीं, हाफ ही सुना, तो वो वाला हाँ अच्छा सर होगा। ठीक है। तो आ, स्क्रीन दिख रहा है डॉक्टर स्मिता? हाँ सर, उसको फुल स्क्रीन करेंगे, वो कप वाला आइकॉन है, उस पर क्लिक करेंगे तो हो जाएगा सर। फुल स्क्रीन कैसे? हाँ, नीचे जो 4 आइकॉन्स है ना स्लाइड के नीचे, वो कप वाला आइकॉन, हाँ, लास्ट वाला, लास्ट ये वाला, ये नेक्स्ट। ये हाँ हाँ ये जी, अच्छा। फुल स्क्रीन लिखा है सर। ओ नहीं आ रहा है। ठीक है सर, इट्स ओके सर। हाँ अब आ गया। जी सर, यस सर। Hello everyone. I am really grateful to Manoj sir for giving me an opportunity to explore the journey which was taught by him. तो आज हम लोग कैलेंडुला ऑफिसिनालिस का जर्नी देखते हैं। तो इसका कॉमन नेम गार्डन मैरीगोल्ड है, प्लांट किंगडम को बिलोंग करता है और फैमिली कंपोजिटी है। ड्राइड फ्लावर्स स्पेशली इसके पेटल्स जो होते हैं वो हम लोग यूज करके मेडिसिन प्रिपेयर करते हैं। तो किस किस फॉर्म में हम लोगों को ये मेडिसिन अवेलेबल है? तो पहले तो क्रीम है, ऑइंटमेंट, पाउडर, टिंचर और पोटेंटाइज्ड फॉर्म में हम लोग इसको यूज करते हैं। पोटेंटाइज्ड फॉर्म में बहुत कम यूज किया जाता है। तो मनोज सर ने काफी केसेस इससे निकाले हैं जहाँ पे उन्होंने पोटेंसी फॉर्म में कैलेंडुला को यूज किया था। इसके इंडिकेशंस जनरली हम लोग फिजिकल में देखते हैं तो क्लियर कट वुंड्स होते हैं, लैसरेटेड वुंड्स, सर्जिकल वुंड्स वेयर रीयूनियन इज डिफिकल्ट। ऐसे केसेस में हम लोग इसको यूज करते हैं। लेकिन माइंड मेथड से इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश की थी। तब कुछ स्टॉलवर्ड्स की डायरी चेक कर रही थी मैं, तब मुझे कुछ स्टॉलवर्ड्स ने इसके माइंड सिम्टम्स के बारे में लिखा हुआ है, तो हम लोग उसको भी देखते हैं। तो स्कूल ऑफ होम्योपैथी ऐसे एक जर्नल है, उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि ये बहुत ही नर्चरिंग एंड केयरिंग नेचर का होता है, दैट एज्यूम्स द रोल ऑफ नर्चरर और केयर गिवर। तो यहाँ पे ये एकदम कॉक्यूलस के जैसे लगता है, लेकिन यहाँ पे कैलेंडुला को जो है ना, दिस केयरिंग नेचर इज यूजुअली कंबाइंड विथ फियर, लेकिन कॉक्यूलस में फियर नहीं होता है, वो डल होता है। केयरिंग और नर्चरिंग नेचर तो कॉक्यूलस का भी है, लेकिन वो डलनेस में जाता है। ठीक है, तो इसका जेंटल डिस्पोजिशन होता है एंड अ डिजायर टू प्रोवाइड कंफर्ट एंड सपोर्ट। तो सामने वाले बंदे को कंफर्ट दे, सपोर्ट दे, रिस्पेक्ट दे, अफेक्शन दे, ऐसे इसका टेंडेंसी होता है। ये इंडिविजुअल जो है वो हाईली सेंसिटिव होता है बाकी लोगों के इमोशनल वेलबींग के लिए। बाकी लोगों के इमोशनल वेलबींग के लिए ये बहुत ही सेंसिटिव है। वैसे ही सभी एक्सटर्नल इंप्रेशन से भी ये सेंसिटिव होता है। डॉक्टर बोरिक कहते हैं कि ये एक्सट्रीमली नर्वस बंदा है और इजीली फ्राइटन भी हो जाता है, बहुत इजीली डर जाता है। डॉक्टर एलन ने उनके एनसाइक्लोपीडिया में बोला है कि ये बहुत ही, सर नेक्स्ट स्लाइड। जी, उन्होंने बोला है, डॉक्टर एलन ने बोला है कि ये बहुत ही एंशियस होता है, मोरोज और सॉलिसिटस होता है जब इसके सर्कमस्टेंसेस एडवर्स बन जाते हैं। चिल में यानी एडवर्स सर्कमस्टेंसेस में ये बहुत ही एंशियस और मोरोज हो जाता है। देयर इज ग्रेट इरिटेबिलिटी, ही इज इजीली फ्राइटेंड, हियरिंग इज वेरी एक्यूट। इसके सेंसेस भी बहुत एक्यूट होते हैं, जैसे हम लोग आगे रूब्रिक में देखेंगे इसकी सेंसिटिविटी कैसी है। तो इसका हियरिंग जो है ये बहुत ही एक्यूट होता है, वो बहुत इजीली डर जाता है, स्लीपी बन जाता है और ड्रीमी भी, यानी वो एकदम प्रोस्ट्रेट हो जाता है। जब डर जाता है ना तो एकदम से वो रोने लगेगा
और फिर ड्यू टू लॉस ऑफ फ्लूइड और उसके इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने की वजह से वो इजीली प्रोस्ट्रेट हो जाता है, इजीली वल्नरेबल हो जाता है और एकदम सुस्त, ड्रीमी, अनकॉन्शियस स्टेट में भी चला जाता है। डॉक्टर J.H. क्लर्क बोलते हैं कि जर्मनी में इसको कैंसर क्योर की रेमेडी है ऐसे बोला जाता था, क्योंकि ये इंटरकरेंट फॉर्म में भी यूज किया जाता था कैंसर केसेस में। डॉक्टर विथलकोज ने काफी अच्छा लिखा हुआ है, तो वो बोलते हैं कि इसका डिफेंस मैकेनिज्म जो है ये बहुत ही लो हो गया है। वो इजीली कोल्ड कैच करता है, बहुत जल्दी उसको कोल्ड हो जाता है और डैम्प वेदर को बहुत ही ससेप्टेबल होता है ये बंदा। ये ही गेट्स इजीली टायर्ड मेंटली, इमोशनली एंड फिजिकली। तो इसको नर्वस फील होता है, इरिटेबल होता है, डर जाता है और बहुत ही सेंसिटिव टू नॉइज एंड ही स्टार्टल्स फ्रॉम देम, यानी उससे एकदम डर के एकदम जग जाता है। ठीक है, ये पेशेंट जो है हम लोगों को ऐसा इंप्रेशन देता है जैसे वो बहुत ही वीक है और डरा हुआ है। छोटे से छोटा डिफिकल्ट सिचुएशन या फिर हर्डल या छोटा सा भी सीधा साधा भी स्ट्रेस आ जाए तो इसमें एकदम से पैनिक सिचुएशन हो जाता है। अ फियर दैट समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन। इसको हमेशा यही डर में ये जीता है कि कुछ गलत हो जाएगा, कुछ अनघटित हो जाएगा। और ये फीलिंग जो है ये इतना उसको ओवरपावर करता है, उसको इतना उसके दिमाग में छा जाता है ना कि उसको ऐसे लगता है कि कोई ओवरवेलमिंग कैलामिटी, यानी जो वो बर्दाश्त न कर सके ऐसी कुछ घटना उसके साथ घटने वाली है और वो उसके इर्द गिर्द उसके बादल मंडरा रहे हैं जो उससे सहा नहीं जाएगा, ऐसे उसको लगता है। तो इस डर की वजह से वो बहुत ही रेस्टलेस भी बन जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट, तो ये इंडिविजुअल्स बहुत ही टची होते हैं, वो बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं। तो इनका रिएक्शन कैसे होता है? इरिटेबल होते हैं, डर जाते हैं। तो किससे इरिटेट होते हैं? तो क्रिटिसिज्म से, इंसल्ट से। इनके एलिमेंट्स इसी से शुरू हो जाते हैं, क्रिटिसिज्म और इंसल्ट से। ये बहुत ही मोरोज और डरावने मूड में चले जाते हैं जब उसके साथ हमको पेशेंट में एंजाइटी दिखता है, एप्रीहेंशन दिखता है, स्पेशली ड्यूरिंग अ चिल। तो यानी जब अनफेवरेबल सर्कमस्टेंसेस है, जब इसके इर्द गिर्द के हालात ठीक नहीं है, तब ये बहुत ही अप्रीहेंसिव भी बन जाता है, वो एंग्विश में चला जाता है। एंग्विश यानी क्या होता है? अनबेरेबल पेन विच इज कपल्ड विथ इरिटेबिलिटी एंड रेस्टलेसनेस। तो ये सहा नहीं जाता है उससे, तो एकदम से एंग्विश में चला जाएगा और एकदम निराश, हताश हो जाएगा, डिस्पेयर में चला जाएगा। तो ये सब सिचुएशन जो है वो बिल्कुल टॉलरेबल उसके लिए है ही नहीं है। वो एकदम धीरे 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 इनडिफरेंट स्टेट में चला जाता है और एकदम ऐसे डल हो जाता है, एकदम अनकॉन्शियस हो जाता है। तो इसका उन्होंने डॉक्टर विथलकोज ने कैलेंडुला के फिजिकल स्टेट के साथ भी उन्होंने मैच किया है, जहाँ पे जिन बंदों में अपने हाथ के तलवे और पैरों के तलवों का स्किन जो होता है वो थिक एंड हार्ड और कैलोज्ड होते हैं ना, उस स्टेट में कैलेंडुला इंडिकेटेड है। तो ये मन से भी इनडिफरेंट, एस्ट्रेंज्ड, अनकॉन्शियस ऐसे बन जाते हैं, पिंड बन जाते हैं, उनकी बॉडी हैवी हो गई है, वो हेल्पलेस हो गए, ऐसे उनको लगते रहता है। तो डॉक्टर वर्म्यूलिन ने कहा है कि इसको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, लैक ऑफ विल पावर टू ओवरकम अ ट्रॉमा। कोई भी ट्रॉमा उस पे आया है, कोई भी बैड न्यूज आया है, तो वो उसके सेंसेस ऑफ हियरिंग बहुत ही एक्यूट होने की वजह से वो मॉर्बिडली इम्प्रेस हो जाता है, मॉर्बिडली सेंसिटिव हो जाता है और वो इतना उसका विल पावर वीक हो जाता है ना कि वो उस ट्रॉमा को झेल ही नहीं पाता है, ओवरकम नहीं हो पाता है। तो उसकी वजह से वो हाइपोकॉन्ड्रिकल बन जाता है, उसको सपोर्ट की जरूरत है। ये बंदा इंडिपेंडेंटली, इसको इंडिपेंडेंस चाहिए लेकिन ये इंडिपेंडेंटली रह नहीं पाता है, उसको हमेशा अपने फ्रेंड से, अपने फैमिली से उसको सपोर्ट चाहिए। तो ये जो कैलेंडुला है ना, इसका एक नेचर होता है, ये बहुत ही डिक्टेटोरियल, डॉगमेटिक और डिग्निफाइड भी होता है। तो उसकी वजह से ये कम्युनिकेशन में इसको बहुत प्रॉब्लम आता है। तो कैसे कम्युनिकेशन? रिटन और स्पोकन वर्ड्स में बहुत प्रॉब्लम आते हैं इसको। ये बिल्कुल लोगों की सुनता ही नहीं है, ही लैक्स दी वार्मथ, यानी वो लोगों का कुछ सुनने की स्थिति में ही नहीं रहता है। सो ही लैक्स दी वार्मथ
एंड रिसेप्टिविटी इन देयर कम्युनिकेशन विद अदर्स। ठीक है, वो एकदम से उनका डिक्टेटोरियल नेचर है, विथ टॉकिंग विथ एयर ऑफ कमांड, यानी उनके वर्ड्स इतने शार्प और कटिंग होते हैं ना कि सामने वाले को हर्ट हो जाता है, ऑफेंड हो जाता है और आर्ग्यूमेंट, मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हो जाते हैं। या फिर इसकी सेंसिटिविटी ही इतनी है कि कोई और इससे थोड़ा भी रूडली बात करेंगे तो ये एकदम उसको शार्प और कट की तरह, जैसे उसकी इंजरी होती है ना, उस तरह से ले लेता है और एकदम क्वारलसम, आर्ग्यूइंग, मिसअंडरस्टैंडिंग में चला जाएगा ये। तो ऐसे लोगों में कैलेंडुला कैसे काम करेगा? तो इसका कंपैशन उसको कंपैशनेट बना देता है। वो धीरे धीरे सामने वाले को समझ के लेता है, उनकी बात सुनने की कोशिश करता है और उनके प्रति कुछ फीलिंग्स, कुछ वार्मथ भी दिखाने लगता है, केयर भी दिखाने लगता है। तो ये जो रेमेडी है ये जनरली हीलर्स में, टीचर्स में, काउंसलर्स में, ऐसे लोगों में बहुत ही इम्पोर्टेंट रेमेडी है, जहाँ पे कैलेंडुला एक बैलेंस सेट करता है कि फेमिनाइन क्वालिटी और मैस्कुलिन क्वालिटी हर एक बंदे में होता है। तो फेमिनाइन क्वालिटी ऑफ रिसेप्टिविटी विथ मैस्कुलाइन क्वालिटी ऑफ डायनामिक एक्टिविटी, यानी जो उसकी डिक्टेटोरियल नेचर है, डॉगमेटिक नेचर है, उसके साथ उसको माइल्ड और अफेक्शनेट बनने के लिए कैलेंडुला बहुत ही अच्छा बैलेंस सेट करता है ऐसे बंदों में। तो हम लोग शॉर्ट में इसकी जर्नी देखते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड। तो ये बंदा कैसे होता है, इसकी पर्सनालिटी कैसी होती है, ये पहले देखते हैं। ये बंदा बहुत ही अफेक्शनेट होता है, ये डॉगमेटिक है, डिक्टेटोरियल है और ये भी है, इसका ऑडेशियस होता है और इसको इंडिपेंडेंस चाहिए, रिस्पेक्ट, इसको ऐसे लगता है कि लोग मुझे रिस्पेक्ट करें और बाकी लोगों को भी रिस्पेक्ट मिलनी ही चाहिए। अफेक्शन, यर्निंग फॉर अफेक्शन, इसको खुद को भी अफेक्शन चाहिए और ये लोगों को भी अफेक्शन देते ही रहता है। ये बहुत ही सिंपैथेटिक है, सिंपैथेटिक एनिमल्स टूवर्ड्स, एनिमल्स यानी वो लोग जो अपने सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से, अपनी ताकत से वीक है, सोसाइटी में वीक लोग जो है उनको एनिमल्स के जैसे मेटाफोरिकली बोला जाता है। तो ऐसे लोगों के प्रति ये बहुत ही सिंपैथेटिक होता है। इसका कहना होता है कि भले वो वीक है लेकिन उनको ड्यू रिस्पेक्ट देना चाहिए, उनसे अच्छे से बिहेव करना चाहिए। अगर ऐसे नहीं होता है तो इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट में उतर जाता है। वो बहुत ही सिंपैथेटिक, सिंपैथी अदर्स फ्रॉम डिजायर फॉर, यानी जिस तरह से वो लोगों को सिंपैथी दे रहा है, अफेक्शन दे रहा है, उसी तरह से उसको भी मिलना चाहिए, ऐसे लगता है। तो ये रिलेशन में वो प्यूरिटी चाहता है। यहाँ पे वो मेल मिलाप नहीं चाहता है कि लोगों के साथ गलत व्यवहार करे, ऐसे सब उसको पसंद नहीं है। तो नेचर लव में भी है, ये जनरस है लेकिन उसके साथ ये ऑब्जेक्टिव रीजनेबल भी है। तो सर के 2 केसेस में मैंने देखा था कि बंदा लोगों को हेल्प कर रहा है, पैसे भी दे रहा है, लेकिन जो लोग सच में ये है, नीडी है, जिनको सच में जरूरतमंद है, ऐसे लोगों को ही वो हेल्प करेगा। सबको हेल्प करते, सबको जेनरसली बिहेव करते नहीं जाएगा। तो ये बेनेवोलेंस में भी है। ग्रैटिट्यूड है। फिर वाइवेशियस, इसका प्रेजेंटेशन कैसे होता है, ये एकदम वाइवेशियस होता है। इलोक्वेंट यानी बहुत अच्छे लैंग्वेज में बात कर सकता है, फ्लुएंटली बात कर सकता है। कम्युनिकेटिव, एक्सपांसिव, ऐसे बंदा होता है ये। तो इसका और एक एस्पेक्ट है, ये बहुत ही, मैंने जैसे बोला था, इसके सेंसेस बहुत ही एक्यूट होते हैं। ठीक है, तो इसके ये बहुत ही सेंसिटिव होता है सभी एक्सटर्नल इम्प्रेशंस के लिए, यानी अच्छे और बुरे सभी इम्प्रेशंस ये बहुत ही इजीली ले लेता है। तो सेंसिटिव एक्सटर्नल इम्प्रेशंस टू ऑल, सेंसिटिव टू नॉइज, ओडर, लाइट, क्रुएलिटीज व्हेन हियरिंग ऑफ, यानी लोगों के साथ कुछ गलत हो रहा है, अगर इसको ये भाप भी लेता है, अगर इसको पता चल जाता है तो ये बहुत ही सेंसिटिव होता है। क्रिटिसिज्म को भी सेंसिटिव है, इसको रिप्रोचेस, रेप्रीमांड, कोई इसको वार्निंग दे, कोई इसको ब्लेम करे, ये बिल्कुल पसंद नहीं आता है। कोई रूडली बात करता है तो पसंद नहीं आता है। तो इसका हियरिंग कैपेसिटी जो है ये बहुत ही एक्यूट है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड। तो ये इसका और एक नेचर है, ये बहुत ही हरी में रहता है। ही इज वेरी मच हरीड एंड वरीड, यानी हरी
वर्क इन, हरी ड्यूटी एज बाय इम्परेटिव, और हरी ऑक्यूपेशन इन, यानी वो जो कोई भी काम कर रहा है वो बहुत फटाफट होना चाहिए, इम्पेशेंट होता है, इम्पेशेंट, स्लोली एवरीथिंग गोज टू, बहुत धीरे धीरे, उसका ऐसा लगता है सब धीरे चल रहा है, सब लोग धीरे धीरे काम कर रहे हैं, उसको बहुत गुस्सा आता है, इरिटेबल हो जाता है जब टाइम वेस्ट हो जाता है। फिर एंग्जाइटी व्हेन टाइम इज सेट, यानी कोई चीज उसको वक्त पे करना है तो होना ही चाहिए, अगर नहीं होता है तो भी ये अफेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो सो नेक्स्ट स्लाइड। तो इसमें एलिमेंट्स कैसे आते हैं, किस चीज से इसको एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज एलिमेंट्स फ्रॉम बैड न्यूज। अब बैड न्यूज इसके लिए क्या हो सकता है, तो बैड न्यूज यानी कोई इसके ऊपर कमेंट पास किया है इसने, ये तो बहुत डिक्टेटोरियल होता है, इसके हिसाब से ही सब कुछ होना चाहिए, तो लोग क्रिटिसाइज करेंगे, इसको रिप्रोच करेंगे, इसको धमकाएंगे, कुछ इंस्ट्रक्शंस देंगे बड़े छोटे, तो ये सभी उसके लिए बैड न्यूज है, उसको कॉन्ट्राडिक्शन बिल्कुल नहीं चलता है। फिर उसको ये हर एक चीज को बहुत ही एक्यूटली सेंस करता है, इजीली ऑफेंड होता है, और हर एक चीज को अपने कंसाइंस पे ले लेता है। तो ये वर्ड्स जो होते हैं वो बहुत ही शार्प, कटिंग और इंजूरिंग हिम डीपली, ऐसे उसको लगता है, तो ये सब वो सह नहीं पाता है, तो वो एकदम एक्साइट होता है। एलिमेंट्स फ्रॉम एक्साइटमेंट, एलिमेंट्स फ्रॉम इंजुरीज, वुंड्स, एक्सीडेंट्स। अब ये रूब्रिक सब माइंड में हो, तो मेंटल लेवल पे भी हम लोग सोच सकते हैं कि कोई इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, कोई इसको स्कॉन कर रहा है, रिप्रोच कर रहा है, तो ये तो उसको ये वुंड ही कर रहे हैं ना, मन को घाव ही दे रहा है। तो मेंटल सिम्टम्स फ्रॉम एलिमेंट्स फ्रॉम मेंटल सिम्टम्स, एलिमेंट्स मनी, लॉस ऑफ। अभी मनी यानी यहाँ पे क्या है, वैल्यू है, ठीक है, उसका पोजीशन है, उसका रिस्पेक्ट है, तो उसका वैल्यू जब चला जाता है, जब इतने डिग्निफाइड बंदे को कोई कुछ बोलेगा तो उसका वैल्यू चला जाएगा, ऐसे ही उसको लगता है, उसका पोजीशन चला गया। तो इसमें और एक रूब्रिक है कि उसको ऐसे डर लगता है कि उसके बाल जो है ना वो लूज कर जाएगा। बाल जो होता है ना, ये एक बंदे का प्राइड होता है, तो उसको ऐसे डेल्यूजन्स आते हैं कि उसके बाल गिर रहे हैं, या फिर उसको डर लगता है कि वो अपने बाल खो रहा है, ऐसे भी डर है। तो यहाँ पे स्कॉन बीइंग, ही फील्स एम्बेरस्ड, ही फील्स फ्राइटेंड, और मॉर्टिफिकेशन, उसको मरे से बदतर जैसी हालत हो जाती है उसकी। ठीक है, तो वो कॉन्ट्राडिक्शन बिल्कुल सह नहीं पाता है, इंटरप्शन उसको बिल्कुल पसंद नहीं होता है, और वो बहुत ही इम्पेशेंट और इरिटेबल हो जाएगा इन चीजों से। ठीक है, तो यहाँ पे वो बहुत ही इरिटेटेड होता है जब लोग ठीक से बिहेव नहीं करते हैं, यानी उनका कम्युनिकेशन जो है वो इसको समझ में नहीं आ रहा है, अच्छे से कम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, तो भी ये इरिटेट हो जाता है। तो इतना सेंसिटिव होने की वजह से ये बहुत ही जल्दी ऑफेंड हो जाता है, बहुत ही जल्दी हर्ट हो जाता है, और उसमें इसके सेंसेस भी बहुत एक्यूट है, ये मॉर्बिडली इम्प्रेस हो जाता है छोटी छोटी बातों से, और एकदम इम्पल्सिव और इम्पेशेंट हो जाता है। तो इसका और एक रूब्रिक है, एक्साइटमेंट, एक्साइटेबल, कॉन्ट्राडिक्शन फ्रॉम लीस्ट, छोटे छोटी बातों से, छोटे छोटे क्रिटिसिज्म से, कॉन्ट्राडिक्शन से ये एकदम इजीली एक्साइटेड हो जाता है। इम्पेशेंस, कॉन्ट्राडिक्शन फ्रॉम स्लाइटेस्ट, इम्पेशेंस, इंटरप्शन फ्रॉम, यानी उसको कोई चीज करनी है और उसको करने नहीं दिया जा रहा है। इम्पेशेंस, ट्राइफल्स, फिर इरिटेबिलिटी, ट्राइफल्स अबाउट, कॉन्ट्राडिक्शन फ्रॉम स्लाइटेस्ट, तो ये बहुत ही इरिटेबल भी बन जाता है। ठीक है, तो इन सब चीजों से उसको एंजाइटी शुरू होती है। ये एंजाइटी नॉइज फ्रॉम, नॉइज यानी क्या है, ये एक ऐसा नॉइज होता है ना जो लाउड है, श्रिल है, जो कान को अच्छा नहीं लगता है, उसको नॉइज बोलते हैं, आवाज, और जो कान को अच्छा लगे उसको म्यूजिक बोलते हैं। तो इसको नॉइज से एंजाइटी होने लगती है, जैसे लोगों ने कमेंट पास किया हो, इसको रिप्रोच किया हो, इस पे गुस्सा आए हो, या फिर कोई किसी ने गलत ओपिनियन दे दिया है, कमेंट कर दिया है, तो इसको एंजाइटी होने लगती है। एंजाइटी परसीव्ड एज अ वॉकिंग वैन, जब इसकी लाइफ में ये चल रहा है, इसका जिंदगी चल रहा है, तब उसको ऐसे लगता है कि ये लोग मेरे पीछे पड़े हैं, मुझे डांट रहे हैं, मुझे दपटार रहे हैं, मुझे अननेसेसरी कमेंट्स दे रहे हैं, ओपिनियन दे रहे हैं, तो उसको वो एकदम हर एक चीज को कंसाइंस पे लेने लगता है। एंजाइटी कंसाइंस, कंसाइंशियस ट्राइफल्स अबाउट, तो उसको ऐसे लगता है कि मैं गलत कर रहा हूँ। तो एंजाइटी मिस्टेक्स ऑफ मेकिंग, उसको ऐसे लगता है कि मैं गलत ही कर बैठूंगा,
तो उसकी वजह से मैं बोलूं या नहीं बोलूं, क्योंकि इसका एक तो वो डिक्टेटोरियल नेचर है, इसके वर्ड्स भी बहुत शार्प और कटिंग है कि सामने वाले को ऑफेंड हो जाएगा, और सामने वाला कुछ बोलता है तो इसकी सेंसिटिविटी की वजह से भी ये ऑफेंड होता है। तो उसको डर लगता है कि मैं बोलूं कि नहीं बोलूं, मन में ही रखूं क्या, क्या बोलूं, कैसे बोलूं। तो इसको एंजाइटी एब्डोमेन इन, स्टूल बिफोर, एंजाइटी एब्डोमेन इन, स्टूल ड्यूरिंग। स्टूल यानी क्या होता है, ये अंदर छिपी हुई एक बाय प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट है, जो अंदर रहता है तब तक ही ठीक रहता है, बाहर निकलता है तो बदबू होता है, उसका सीन अच्छा नहीं होता है। तो इसको जब वो अंदर रखा है, अभी पास करना है उसको, अभी बोलना है, तो उसको एंजाइटी होने लगती है। या फिर जब स्टूल पास करते रहता है, जब वो एक्सप्रेस करते रहता है, तब भी उसको एंजाइटी होने लगती है। तो किस चीज की एंजाइटी होती है कि लोग मुझे कैसे लेंगे, ठीक है, वो ऐसे, उसको ऐसे लगता है कि मुझे मिसअंडरस्टैंड किया जा रहा है, तो मैं बोलूं कि नहीं बोलूं, मैं कैसे रिएक्ट करूं। तो उसका रिएक्शन जनरली एंगर में ही आता है। तो उसका रिएक्शन कैसे होता है कि एंगर कॉन्ट्राडिक्शन फ्रॉम, एंगर इंटरप्शन फ्रॉम। देखिए, कॉन्ट्राडिक्शन और इंटरप्शन से कितने सारे रूब्रिक्स जुड़े हुए हैं कि एक तो इंटॉलरेंट होता है, गुस्सा आता है, इरिटेबल होता है, एंजाइटी होती है, सब कुछ कॉन्ट्रडिक्शन से होता है, यानी इमोशंस ही इसके जग जाते हैं। तो एंगर थिंग्स डोंट गो एज ही विशेस व्हेन, इसके मन के हिसाब से चीजें जब नहीं हो रही है, तब भी उसको बहुत ये होता है कि वो गुस्सा हो जाता है। एंगर वेटिंग व्हेन, वो बहुत ही इम्पेशेंट बंदा है ना, तो वो किसी चीज के लिए वो रुक नहीं सकता है। फिर एंगर मिसअंडरस्टूड व्हेन, यानी इसको जो बोलना है वो सामने वाला आईपीआर नहीं समझ रहा है, गलत ले रहा है, तो इसको गुस्सा आ जाता है। तो इसका एंगर का एक्सप्रेशन होता है वो चीजें फेंक देता है, एंगर थ्रोइंग थिंग्स अराउंड। लेकिन ये सब करके उसका कंसाइंस उसको शांत बैठने नहीं दे रहा है, उसमें डर हावी होने लगता है। तो फियर मिस्टेक्स ऑफ मेकिंग, उसको ऐसे लगता है कहीं पे मैं कुछ बोल के कुछ करके गलती न कर बैठूं, ये डर लगता है, तो मैं फेलियर में चला जाऊंगा, मेरा कोई फ्रेंड चला जाएगा, मैं और मैं कुछ बोलने जाऊंगा तो वापस से मुझे रिप्रोच करेंगे, रेप्रीमांड करेंगे, तो मैं हर्ट हो जाऊंगा, इंज्योर हो जाऊंगा, रिप्रोच हो जाऊंगा, मेरे पे ब्लेम आ जाएगा, मेरे पे अटैक करेंगे लोग, और घर में कलह हो जाएगा। फियर एक्सीडेंट्स ऑफ कार, यानी ऐसे लगता है कि यहाँ पे एक्सीडेंट हो जाएगा, यानी घर में कलह हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, एकदम टकराव हो जाएगा बंदों में। तो ये सब क्या है, तो फियर हैपन समथिंग विल हॉरिबल, उसको लगता है ये बंदा ना इंडिपेंडेंस चाहिए, लेकिन वो इंडिपेंडेंट है नहीं, वो बहुत डिपेंडेंट होता है, इमोशंस को बहुत मायने देता है ये। तो उसको ऐसे लगता है कि घर में कुछ हॉरिबल हो जाएगा, कुछ टेरिबल हो जाएगा, कुछ ऐसा अनप्लेजेंट हो जाएगा, जिससे फियर ऑफ लूजिंग ऑब्जेक्ट, यानी जो उसका ऑब्जेक्ट है, सुख शांति है, बंदे हैं, घर वाले हैं, वो सब चले जाएंगे, ऐसे उसको लगता है। तो इन चीजों पे वो ब्रूड करने लगता है, जो भी चीजें उसके साथ हुई है। तो उसको ऐसे लगता है कि ये सब सहने से अच्छा है कि मैं अकेला रहूं, मुझे कोई कंपनी नहीं चाहिए। तो कंपनी एवर्जन टू एलोन एमेलियोरेशन पेन, कंपनी एवर्जन टू कैन नॉट बेयर एनीवन, उसके बाजू में कोई न आए। उसको ऐसे लगता है कि मैं घर से निकल जाऊं, मैं कहीं पे कंट्री साइड चला जाऊं, यानी अपने गांव चला जाऊं जहां पे मुझे सुख शांति मिले। उसको जो लोग उसको रिप्रोच कर रहे हैं, उसको फटकार रहे हैं, उसको डांट रहे हैं, जिसको जो इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो लोगों को देखना भी नहीं है, वो हेट्रेड में चला जाता है, एवर्जन में चला जाता है। जैसे उसकी फैमिली है, फिर हस्बैंड है, वो लोग नहीं चाहिए, और ये बस अकेला रहना चाहता है, वो अकेला चलना चाहता है अपने लाइफ में भी। तो कोई उसको अप्रोच करे, कोई उसको ये करे, आके फिर बोले और फिर इसको मिसअंडरस्टैंड करे, फिर ये कुछ बोलने जाए तो उसको गलत ले, तो उसको फियर, he fears if he talks things must not be taken in wrong way again, तो वापस से गलत न ले ले, वापस से मिसअंडरस्टैंडिंग न हो, इसलिए वो कंफ्यूजन में चला जाता है कि मैं कैसे वर्ड यूज करूं, क्या बोलूं, क्या लिखूं कि इनको समझ में आए। तो मिस्टेक्स करने लगता है, कंफ्यूजन ऑफ माइंड स्पोकन टू व्हेन, कंफ्यूजन ऑफ माइंड
सराउंडिंग्स इन, यानी जो सराउंडिंग है वो भी उसको स्ट्रेंज दिखने लगता है। कंफ्यूजन ऑफ माइंड टॉकिंग व्हेन, तो उसको वर्ड्स नहीं मिल रहे, तो वापस से उसको वो एंजाइटी शुरू हो जाती है। एंजाइटी एब्डोमेन इन, स्टूल बिफोर एंड ड्यूरिंग, ये रूब्रिक मैंने पहले भी समझाया। तो यहाँ पे वो कावर्डाइज बन जाता है, वो एकदम उसकी हिम्मत टूटने लगती है, उसमें कुछ बात करने की हिम्मत ही नहीं बचती है। तो इससे उसको क्या होता है ना, डिसेप्शन बाय अदर्स, एग्रीवेशन। देखिए ये लोगों के लिए इतना सब कर रहा है, हेल्प कर रहा है, सबको केयर नर्चर सब कुछ कर रहा है, लेकिन अगर इसको लोग मिसअंडरस्टैंड करके इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो इसको ये डिसेप्शन लगेगा ना, मेरे को तो ये फंसा रहे हैं, ऐसे कैसे बोलते हैं ना मेरे बारे में, मेरे से तो सब करवा रहे हैं लेकिन मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं, मुझे ही डांट रहे हैं, तो ये डिसेप्शन बाय अदर्स लगता है उसको, तो ये वो एग्रीवेशन में चला जाता है। ठीक है, तो उसको क्या लगता है कि डेल्यूजन अप्रिशिएटेड ही इज नॉट, ये इसने जो भी किया है उसको बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं लोग, तो वो बाद में इसमें चला जाता है कि जैसे उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ही सेपरेटेड फ्रॉम दी वर्ल्ड, देयर इज अ डिवीजन बिटवीन हिमसेल्फ एंड दी वर्ल्ड, यानी इसकी फैमिली, इसके इर्द गिर्द के लोग जो हैं उनमें और इसमें एक लकीर खिंच गई है, उसके सोल में क्रैक आ गया है, इस यूनिवर्स में भी क्रैक हो गया है, सब टूट गया है, मेरे में कुछ नहीं बचा है, ऐसे उसको लगने लगता है। तो इसके दिमाग में दो थॉट्स आने लगते हैं कि मैं क्या करूं, इनके साथ रहूं कि नहीं रहूं, क्या करूं, कैसे करूं, बोलूं कि नहीं बोलूं, इनको अप्रोच करूं कि नहीं करूं। तो डेल्यूजन, टू डिफरेंट ट्रेन ऑफ थॉट्स इन्फ्लुएंस्ड हिम एट द सेम टाइम, दो थॉट्स आ रहे हैं और दोनों इसको बराबर लग रहे हैं, तो उसको कंफ्यूजन भी हो रहा है, एंटेगोनिज्म विथ हिमसेल्फ, तो इसको ऐसे लगता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं। ठीक है, तो इसकी वजह से वो डिस्करेज हो जाता है, डिस्करेज्ड, एंजाइटी विथ, उसको डर एंजाइटी है कि गलत ना हो जाए, कुछ अनप्लेजेंट ना हो जाए, तो डिस्करेज्ड, रिप्रोचिंग हिमसेल्फ, मेरे से ही गलती हुई थी, मैं ही करने गया था, मैं ही बोलने गया था, तो यही मेरी गलती थी, ऐसे उसको लगने लगता है। और वो फोरसेकन फील करने लगता है, उसको लगता है मैं अकेला पड़ गया हूँ, मैं हेल्पलेस हो गया हूँ, तो उसकी बॉडी, उसका माइंड सब कुछ हैवी फीलिंग में चला जाता है। डेल्यूजन बॉडी हैवी इज, हैवीनेस फीलिंग ऑफ, ऐसे स्टेट में चला जाता है वो। तो वहां पे वो इरेजोल्यूशन में जाता है, वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है, ठीक से डिसीजन नहीं ले पा रहा है, तो इरेजोल्यूशन चेंजेबल, अभी ये करूं कि वो करूं, ऐसे चेंज होते रहता है। इरेजोल्यूशन चेंजिंग थिंग्स, सॉरी चूजिंग थिंग्स, क्या डिसीजन लेना है समझ में नहीं आ रहा। इरेजोल्यूशन आइडियाज इन, तो ऐसे करते करते उसकी थिंकिंग कैपेसिटी नीचे जाने लगती है, वो उसको वीकनेस ऑफ मेमोरी, फॉरगेटफुलनेस, ऐसे सब आने लगता है, वो धीरे धीरे लेजी, इंडोलेंट और इनडिफरेंस की तरफ चला जाता है। तो इनिशियली जो बंदा इतना केयरिंग था, इतना कंसर्न था लोगों के बारे में, अपने हेल्थ के बारे में, लोगों के इमोशनल वेलबींग के बारे में, तो ये बंदा एकदम इनडिफरेंस में चला जाता है। तो इनडिफरेंस एंजाइटी आफ्टर सिंगल कैलेंडुला है, तो एंजाइटी होती है उसको कुछ गलत हो जाएगा इस बात की, एंजाइटी डार्क इन वगैरह, तो उसके बाद वो इंडिफरेंस स्टेट में चला जाता है। इंडिफरेंस डोमेस्टिक ड्यूटीज, इंडिफरेंस हाउस होल्ड अफेयर्स, इंडिफरेंस बिजनेस अफेयर्स टू, इंडिफरेंस इरिटेटिंग डिसएग्रीएबल थिंग्स टू, यानी ये जो चीजें आजू बाजू में चल रही है ये बहुत ही इरिटेटिंग है, ये बहुत ही डिसएग्रीएबल है, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता है, मैं इसको मानता ही नहीं हूँ, तो ऐसे चीजों के प्रति भी वो इंडिफरेंट हो जाता है। कुछ भी बोलो, कुछ भी करो, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है उसको, तो धीरे धीरे एस्ट्रेंज होता है, खुद से भी एस्ट्रेंज हो जाता है, और वो बहुत रोने लगता है, रो रो के, ये सेपरेशन की वजह से, वो अपने घर वालों से जो सेपरेट हुआ है इसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा वीपिंग डिस्पोजिशन में चला जाता है, और फिर ये रो रो के इतना उसका वो घाव हो गया है उसके मन पे, इतना उसने उसके इमोशंस का फ्लड आ गया है, उसकी वजह से वो एक्सट्रीमली एग्जॉस्ट हो जाता है, और फिर वो अनकॉन्शियस भी हो जाता है। तो अनकॉन्शियसनेस बर्न्स आफ्टर सिंगल कैलेंडुला है, अनकॉन्शियसनेस वॉमिटिंग विथ, यानी वो एक्साइटमेंट में चला जाता है ना, तो वो एक्साइटमेंट की वजह से आजू बाजू में क्या चल रहा है उसका होश ही नहीं बचता है, उसके इमोशंस पे कंट्रोल ही नहीं बचता है, और उसके रिएक्शंस जो होते हैं वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन होने लगते हैं, सुसाइडल थॉट्स तक चले जाते हैं। लेकिन ये बंदा कोऑर्डाइज है, ये उसमें वो करेज ही नहीं है कि वो सेपरेट हो जाए,
वो उसको ऐसे लगता है कि उसको रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, इंडिपेंडेंस मिलना चाहिए, लेकिन वो कावर्डाइज होने की वजह से वो अकेला नहीं रह सकता, इसीलिए वो वापस से जाके अपने आईपीआर को अटैच होता है। जैसे वूंड जो होते हैं कैलिंडुला के, वो वापस से रीयूनाइट होने की कोशिश करते हैं। ग्रैन्युलेशन टिश्यू जो दो दो एंड्स, वुंड के दो एंड्स को यूनाइट करता है ग्रैन्युलेशन टिश्यू, वैसे ये वापस से अपने लोगों में मिलने के लिए जाता है, वो कनेक्शन बनाने की कोशिश करने लगता है। तब उसको कंपनी डिजायर फॉर फ्रेंड ऑफ, तो फ्रेंड जो होता है ना, वो हर एक चीज को समझने वाला होता है, जो वापस से एक्सपेक्ट नहीं करता है लेकिन देते रहता है। और सबसे ज्यादा हम लोग बोलते हैं अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, यानी इसको जब जरूरत है तब उसको फ्रेंड की कंपनी चाहिए ऐसे लगता है। कंपनी डिजायर फॉर वॉच्ड कॉन्स्टेंटली वांट्स टू बी, यानी इसके साथ जो हो रहा है इसका केयर करे, इसको नर्चर करे, इसको संभाले, इसको अफेक्शन, यर्निंग फॉर अफेक्शन, इसको वापस से अफेक्शन दे, सिंपैथी दे, ऐसे उसका मन करता है। तो ऐसे ये वापस से अपने फैमिली के साथ ये यूनाइट होने की, रीयूनाइट होने की कोशिश करता है यहाँ पे। तो एक्चुअली वो ये नेचर कहाँ से आएगा, एक तो कॉर्डाइज, उसके साथ ही वो पॉजिटिव होता है, ऑप्टिमिस्टिक होता है और कंटेंटेड, यानी जो भी चल रहा है ना ठीक है आईपीआर के हिसाब से ही, लेकिन जो भी चल रहा है ठीक चल रहा है, वो यील्ड नहीं करता है लेकिन कंटेंट में चला जाता है कि ठीक है जो भी है ना ठीक है, ऐसे बोलने लगता है। तो कंटेंटेड हिमसेल्फ विथ, ऐसे स्टेट में जब जाता है तब वो वापस से उसके रिलेशंस प्रस्तापित होने लगते हैं। तो कैलेंडुला फूल जैसा जो है ये एकदम कोमल होने की वजह से वो कभी हार्शनेस में नहीं जाता है, लेकिन जब ये स्ट्रांग होता है तब वो बोस्टर होता है, तब वो डिक्टेटोरियल होता है, डॉगमेटिक होता है, खुद का ही सही है ऐसे बोलने जाता है। लेकिन कंपेंसेटेड स्टेट में कैलेंडुला जो होता है वो बहुत ही कावर्डाइज होता है, बहुत ही डिपेंडेंट होता है, बहुत ही इमोशनल बंदा होता है। तो ऐसे ये कैलेंडुला का इमोशनल पार्ट था। और एक एस्पेक्ट है कैलेंडुला का जो सर के केस से बहुत ही मिलता जुलता है, वो है फियरफुल कैलेंडुला। सर इसको कंटिन्यू करूं मैं? ओके, तो ये जो फियरफुल कैलेंडुला है, सर कंटिन्यू करूं ना? कंटिन्यू करिए। जी सर। तो ये बंदा जो होता है ना, जैसे सर के केस में था, देखिए उसको 6-7 महीने से हिमोराइड्स हुए थे, लेकिन वो अभी सर के पास आया है, ठीक है। तो वो कैसे बोलता है ना कि उसको टाइम नहीं मिला था, या फिर वो उसको इतना इम्पोर्टेंस ही नहीं दिया था उसने। तो ये बंदा जो होता है ये बहुत ही फ्रिवोलस होता है, उसको सफरिंग तो है, उसको जैसे पाइल्स है, अर्टिकेरिया है, या फिर उसको मुंह में फाले आए हैं, ऐसे इश्यूज हैं, लेकिन उसको वो ज्यादा अहमियत नहीं दे रहा है, वो कंसल्ट नहीं कर रहा है किसी डॉक्टर से, उसको कुछ बॉदरेशन ही नहीं है उसके बारे में। तो उसको ऐसे लगता है कि कुछ गलत, कुछ रॉन्ग चल रहा है अंदर, कुछ मुश्किल चल रही है, कुछ डिस्कम्फर्ट है, लेकिन वो वैसे ही छोड़ देता है क्योंकि वो कंटेंटेड स्टेट में होता है, वो सेटिस्फाइड है और वो अपने ही लाइफ में बिजी होता है। तो ट्रैंक्विलिटी में भी है, कंटेंटेड हिमसेल्फ विथ बेड, डिजायर टू रिमेन इन बेड मॉर्निंग। मॉर्निंग यानी क्या होता है, इसको हम लोग मेटाफोरिकली लेते हैं कोई भी चीज की शुरुआत। तो इसको जब प्रॉब्लम हो रहा है तब ये जस्ट बिगनिंग है प्रॉब्लम का, तब ये बेड, डिजायर टू रिमेन इन बेड, यानी अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ना चाहता है। ये प्रॉब्लम शुरू हुआ है लेकिन वो ठीक है, इंटेंसिफाई नहीं हुआ है, तो ही इज ओके विथ इट। यहाँ पे बेड यानी उसका रूटीन लाइफ, नॉर्मल लाइफ, उसका जो भी चल रहा है, अपना काम चल रहा है, तो वो बेड है। और मॉर्निंग यानी बिगनिंग ऑफ डिजीज है, तो ये डिजीज के शुरुआत में अपने कंफर्ट जोन में ही चलते रहता है। डेल्यूजन फैंसीज ऑफ आईज, क्लोजिंग आईज, यानी ये अपने जो प्रॉब्लम्स है उसके प्रति आंखें मूंद के रखा हुआ है उसने, क्योंकि वो अपने लाइफ के फैंसीज में खोया हुआ है, अपने ही काम में खोया हुआ है। कंफर्ट सेंसेशन ऑफ, तो ये बहुत ही लेजी भी होता है। लेजीनेस, पोस्टपोनिंग द वर्क, लेजीनेस, स्लीपीनेस विथ, यानी अपने प्रॉब्लम को वो भाप ही नहीं रहा है, वो कुछ ध्यान ही नहीं दे रहा है, स्लीपीनेस है। लेजीनेस मॉर्निंग, लेजीनेस
फोरनून, इवनिंग, हर वक्त वो लेजी होता है, उसको पता है प्रॉब्लम चल रहा है लेकिन फिर भी वो नहीं हिलता है, डॉक्टर को बोलता है टाइम ही नहीं मिला, ट्रीटमेंट लेने के लिए भी टाइम पे नहीं आएगा, फॉलोअप भी देने के लिए टाइम पे नहीं आएगा, तो ऐसे ही बस चलते ही रहता है, कल जाऊंगा ऐसे बोलते रहता है। इनएक्टिविटी मॉर्निंग, ही डजंट टेक एनी एक्शन, ठीक है। आइडलनेस होता है इसमें, इनडिफरेंस ऑर्डिनरी मैटर्स, ये तो इतना सा ही तो बात है, तो उसके लिए इतना क्या अटेंशन देना है, तो वो अपना काम करते ही रहेगा, अनकॉन्शियस रहेगा, सेंसेस डल होते हैं इसके, तो प्रॉब्लम धीरे 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 बढ़ रहा है लेकिन इसको वो फील ही नहीं हो रहा है, वो अर्जेंसी, उसकी सिवियरिटी फील ही नहीं कर रहा है। तो अंडरटेकिंग लैक्स विल पावर टू अंडरटेक एनीथिंग। अब ट्रीटमेंट लेना है, इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, डॉक्टर के पास कंसल्ट करने जाता है, ये सब करने का उसमें विल पावर ही नहीं है। लेकिन एक वक्त आ जाता है जब वो देखता है कि बाबा कोई बैड न्यूज इसके कान पे आ गया, इसके सेंसेस, हियरिंग कैपेसिटी इसकी बहुत अच्छी होती है लेकिन एक्शन लेने की कैपेसिटी इसमें नहीं है। तो एकदम से कोई बैड न्यूज आ गया, जैसे सर के केस में यहाँ पे उसने सुना कि उसके एक रिलेटिव का डेथ हो गया था ना, टाटा कैंसर में गया, उसको कैंसर निकला और वो डेथ हो गई उसकी, तो वो एकदम डर जाता है। एलिमेंट्स फ्रॉम बैड न्यूज, हॉरिबल थिंग्स, सैड स्टोरीज अफेक्ट हिम प्रोफाउंडली, तो ये एकदम एलिमेंट्स फ्रॉम फ्राइट में चला जाता है। तो ये सुनता है कोई नेबर है वो ऐसे प्रॉब्लम में लैंड हो गया है, कोई एक्सपायर हो गया, तो इसको इसके लिए ये बैड न्यूज होता है, ये वो इम्प्रेशन ले लेता है, उस पूरा स्टोरी का इम्प्रेशन ले लिया इसने कि ये पूरा इंटरनलाइज किया कि उसकी जो स्टोरी थी ये पूरा खुद में उतार लिया और एंजाइटी फील करने लगा है। ही सेंसिटिव टू व्हाट अदर्स टॉक अराउंड हिम, वो आजू बाजू में जो भी चल रहा है ये सब उसकी सेंसिटिविटी की वजह से है। फिर फियर पिंस ऑफ, पिंस यानी क्या होता है, जो वर्ड्स लोगों ने यूज किए हैं, बोले हैं, ऐसे वर्ड्स वो कभी सुनना भी नहीं चाहता है, वो बोलना भी नहीं चाहता है, ऐसे वर्ड्स उसके कान पे पड़े हैं। तो ये जैसे पेशेंट्स यूजुअली बोलते हैं वो न हो जाए, कैंसर नहीं बोलते हैं, वो न हो जाए ऐसे बोलते हैं, यानी वो वर्ड्स बोलने के लिए भी डरते हैं, ऐसे पिन बोला जाता है उनको। तो उसको ऐसे लगता है कि फियर डेल्यूजन्स, फियर फ्रॉम, सेम प्रॉब्लम इसको भी है, ऐसे इसको डेल्यूजन शुरू हो जाता है, ठीक है, वो फील करने लगता है और उसकी वजह से डर इसमें हावी हो जाता है। उसको ऐसे लगता है कि सेम ग्रेव सिचुएशन में मैं भी पहुंच गया हूं, ऐसे उसको फील होने लगता है। तो स्टार्टिंग ड्राइविंग व्हेन, तो ये जो लाइफ का जर्नी उसका चालू था एकदम बिंदास, वो एंजॉय कर रहा था, ड्राइव कर रहा था, तो एकदम से जग गया है। स्टार्टिंग इजीली, किसी का कुछ सुन लिया तो इंप्रेशन ले लिया और ये एकदम से जग गया। स्टार्टिंग फ्राइट फ्रॉम, एज एंड एज फ्रॉम, यानी इसको ये डर की वजह से जग गया है। वो स्टार्टिंग अनइजीनेस विथ, स्टार्टिंग नॉइज, नॉइज यानी जो वर्ड्स वो सुनना नहीं चाहता है उसको नॉइज बोलते हैं। स्टार्टिंग एंशियस, तो वो एकदम एंशियस हो जाता है, ये जग जाता है कि ये कहाँ से चल रहा है, ये क्या चल रहा है मेरे साथ। तो ये डर, ये अनइजीनेस, ये एंजाइटी, फियर डार्क ऑफ, ठीक है, ये एंजाइटी की वजह से मुझे क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम है मेरे साथ, मेरा डायग्नोसिस क्या है, ये सोचने लगता है ये क्यों हुआ है मुझे। तो एंजाइटी सडन, एंजाइटी शडरिंग विथ, वो डॉक्टर के पास भाग के आएगा, डर के कांपने लगेगा। एंजाइटी नॉइज फ्रॉम, एंजाइटी हाइपोकॉन्ड्रियकल, ठीक है, वो जो सुना है वो पूरा उसको हो रहा है, ऐसे उसको फील होने लगता है। एंजाइटी हेल्थ अबाउट ओन हेल्थ, एंजाइटी फियर विथ, ठीक है, एंजाइटी चिल ड्यूरिंग, एंजाइटी एंग्विश विथ, वो एकदम डरा हुआ है, रेस्टलेस है, ठीक है। एंजाइटी एंटिसिपेशन फ्रॉम, ये क्या हुआ है, क्यों हो रहा है, मेरे साथ क्या होगा, इसका नतीजा क्या होगा, मैं ठीक हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, ये सब उसके मन में सवाल आने लगते हैं। तो वो रेस्टलेस हो जाता है। रेस्टलेसनेस ट्रेम्यूलस, रेस्टलेसनेस इंटरनल, रेस्टलेसनेस पेसिंग बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड, जैसे ऐसे सामने और पीछे ऐसे डुलते बैठते हैं ना, तो वो रेस्टलेस वैसे उसका पोस्चर होता है, उसका गेस्चर होता है। रेस्टलेसनेस ड्राइव्स अबाउट, वो एक जगह पे बैठ नहीं सकता है। ड्राइविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, फ्राइटेंड इजीली, ट्राइफल सैड, तो इसको ये डर बैठ गया है मन में कि इसका डिजीज जो है ये डिजीज उस पे हावी तो हो रहा है लेकिन वो इनक्यूरेबल हो जाएगा,
ही इज हेडिंग टुवर्ड्स सम डिसीज दैट मे बिकम इनक्यूरेबल इन फ्यूचर। ठीक है, अभी तो वो एक ड्रेडेड डिजीज की तरफ जा रहा है, तो इसीलिए वो नाम तक बोलना नहीं चाहता है डॉक्टर के सामने, इतना डरा हुआ है वो। तो फियर कैंसर ऑफ, फियर वेकिंग ऑन ड्रीम फ्रॉम अ, वो लाइफ की हैप्पी गो लकी सिचुएशन, कंटेंटेड स्टेट वगैरह जो था, उसमें से वो एकदम से वो बैड न्यूज की वजह से जग गया है, वो ड्रीम में से जग गया है और एक फियरफुल स्टेट में वो लैंड कर दिया है उसने। ठीक है, फियर सडन नाइट वेकिंग ऑन, फियर टेरर नाइट, फियर पेन ऑफ द पेन, उसको जो दर्द है ना उससे भी उसको डर लग रहा है। फियर इंजुरी बीइंग इंजर्ड, उसको लगता है कि ये प्रॉब्लम्स जो है ये धीरे 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 मेरे सफरिंग्स को ऐड कर रहे हैं, मुझे इंजोर कर रहे हैं, अब मेरी हेल्थ और धीरे 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 नीचे जाने लगेगी और मेरा लाइफ भी डेंजर में है। फियर पेन अराउंड द हार्ट, जब हार्ट के इर्द गिर्द दर्द होने लगता है तो बंदे को पक्का एक तो हार्ट अटैक का यानी इनक्यूरेबल डिजीज का, अब तो मैं बचूंगा नहीं, डेथ का भी डर लगने लगता है ना। तो फियर पेन अबाउट द हार्ट यूजुअली कंसिडर्ड अलार्मिंग, इट इज क्रिटिकल, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है, ऐसे उसको लगने लगता है। फियर हार्ट विल स्टॉप, यानी हार्ट स्टॉप होता है यानी क्या होता है, वो डेथ होता है, तो उसको फियर डेथ ऑफ भी है। अब उसको लगता है कि मैं खुद ही मेरे लाइफ को, मेरे हेल्थ को मैंने रुइन किया है, मेरा प्रॉब्लम था तो मैंने सोचा ही नहीं उसके बारे में, मैंने अटेंशन पे नहीं किया और मैं खुद ही अपने प्रॉब्लम्स को इनवाइट करते गया, मैं डिक्लाइन होने लगा हूँ, अब कुछ नहीं हो सकता है, अब कुछ तो अनफॉर्चुनेट हो जाएगा, कुछ तो बैड हो जाएगा, समथिंग हॉरिबल टेरिबल विल हैपन, सम इविल विल हैपन, ऐसे उसको डर लगने लगता है और वो इजीली एक्साइट होने लगता है। एक्साइटमेंट ट्रेम्बलिंग विथ, वो एकदम से उत्तेजित होता है डर की वजह से। ही गेट्स नर्वस एंड डिस्करेज्ड। ठीक है, एक्साइटमेंट हियरिंग हॉरिबल थिंग्स आफ्टर, किसी का सुन लेता है तो एकदम एक्साइटमेंट में वो डॉक्टर के पास आता है, तो उसका ये प्रेजेंटेशन एकदम कम्युनिकेटिव एक्सपांसिव, हर एक छोटी से छोटी चीज वो बोलने लगेगा और अब बोलता है कि मैं जो भी आप बोलेंगे वो सब करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि उसको चेंज डिजायर फॉर लाइफ इन। ठीक है, वो अब अपना, इस केस में देखिए वो मुस्लिम बंदा होते हुए भी उसने एक झटके में नॉनवेज खाना छोड़ दिया था और पूरा तला हुआ स्पाइसी हर एक चीज उसने छोड़ दी थी। तो चेंज डिजायर फॉर लाइफ इन, वो हर एक चीज करना चाहता है, जो डॉक्टर ट्रीटमेंट देगा, हेल्थ के लिए जो भी करना है, परहेज करना है, सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो वो एकदम कॉशियस हो जाता है, कॉशियस एंशियस, अपने डाइट के बारे में, रूटीन के बारे में बहुत ही एंशियस होता है, स्लाइट चेंज भी नहीं लाना चाहता है। डिस्करेज्ड एंजाइटी विथ, ठीक है, फिर कंपनी डिजायर फॉर वॉच्ड कॉन्स्टेंटली वांट्स टू बी, यानी अब वो डॉक्टर के पास रेगुलरली आने लगेगा, ठीक से ट्रीटमेंट लेने लगेगा कि मैं ठीक हो जाऊं, कुछ गलत ना हो जाए मेरे साथ। तो कंसोलेशन सिंपैथी डिजायर फॉर, जब डॉक्टर उसको काइंड वर्ड से रीअश्योरेंस देते हैं या फिर कोई उसको रीअश्योरेंस देता है तो उसको अच्छा लगता है, वो डिजायर करने लगता है। एब्जॉर्ब बिकम ऑफ हिम एज टू व्हाट, एब्जॉर्ब फ्यूचर अबाउट, अब कैसे होगा, क्या होगा, मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना, मैं अनफॉर्चुनेट तो नहीं हूं, मैं मर तो नहीं जाऊंगा, ये चीजें उसका मन, उसका दिमाग छोड़ती ही नहीं है, तो वो डिस्पेयर में चला जाता है। डिस्पेयर पेन्स विद द, ही गोज इन डिस्पेयर, तो उसको वो पूरे होप खो बैठ रहा है, रिकवरी नहीं होगा, मैं तो ठीक नहीं होऊंगा क्योंकि मेरे कंप्लेंट्स एग्रीवेट होते ही जा रहे हैं। तो उसको ऐसे लगता है डेल्यूजन वाटर अंडर वाटर ही इज, यानी वाटर क्या होता है, जब पानी के नीचे चले जाते हैं तो बंदा ड्राउन होगा, कब तक कोई बंदा नीचे बैठा रहेगा, तो वो डेंजर का साइन होता है, ऐसे उसको लगता है अब मैं इसमें से नहीं निकलूंगा, ये फेटल सिचुएशन है, ये फियरफुल स्टेट है और ये इसमें से मैं बाहर नहीं निकल पाऊंगा, ऐसे उसको लगते रहता है और वो डिस्करेज्ड हो जाता है। तो फियरफुल कैलेंडुला का ऐसे सिचुएशन होता है जब वो आके डॉक्टर के पास अपना पूरा हिस्ट्री देके फिर ट्रीटमेंट शुरू करना चाहता है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।
सर आप म्यूट है। थैंक यू डॉक्टर स्मिता, बहुत ही वंडरफुल जर्नी बताई आपने कैलेंडुला की, और ये वास्तव में मिलती है कि जैसे कॉकुलस के साथ में जो बताया बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसके पेशेंट जो है ना बहुत कॉकुलस जैसे होते हैं, परोपकारी लोगों का ख्याल रखने वाले, लोगों को मदद करने वाले होते हैं ना, लेकिन और कई बार कैलेंडुला मदद करने में यहाँ तक जाता है कि वो अपने को सेक्रीफाइस कर देता है, अपनी जरूरतों को सेक्रीफाइस कर देता है ना। तो इस लेवल तक कैलेंडुला जा सकता है। तो ये कैलेंडुला की बहुत ही अच्छी जर्नी है जो आपने बताई है। और दिलीप दा, आप कुछ कहना चाहेंगे? सर इतना बड़ा जर्नी तो पहली बार देखा कैलेंडुला, पॉलीक्रेस्ट ही हो गया ये तो। हाँ, बहुत अच्छा ये जर्नी। पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है और बहुत कैलकेरिया के बहुत करीब चल रही है, लैक्टिस के बहुत करीब चल रही है, कॉकुलस के बहुत करीब चल रही है। डिक्टेटोरियल नेचर में देखा जाती है, बहुत बार इसका गुस्सा जो है वो स्पॉन्जिया की तरह या लाइको की तरह भी कई बार लगता है कि नहीं ये सब, लेकिन लाइको की तरह मैनिपुलेटिव नहीं होती, लाइको इतना जेनरस नहीं होता, ये अपने नीड्स को भी सेक्रीफाइस कर सकती है। इस तरह की रेमेडी है ये, इसे खुद महसूस होता है कि हमें अपनी जरूरतों को सेक्रीफाइस कर देना चाहिए दूसरों के लिए। तो जो इस लेवल तक जा सकता है वो समझिए कि किस तरह का इंसान होगा, इसीलिए हम इसमें कॉकुलस के सेट मिलते हैं। और ये इम्पेशेंस वाली भी रेमेडी है और फॉरगेरेंस वाली भी रेमेडी है। तो दो तरह के अपोजिट सेट्स जो है ना इसके कैलेंडुला में हमें देखने को मिलेंगे। तो बहुत ही बड़ी रेमेडी है, बहुत कुछ एक्सप्लोर करना है इसमें। तो फिर हम लोग कैलेंडुला के साथ कभी बैठेंगे किसी और केस के साथ, कैलेंडुला को और एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए हम लोग विदा लेते हैं। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मैम। थैंक यू डॉक्टर संजीवनी, थैंक यू डॉक्टर स्मिता। थैंक यू सर, थैंक यू दिलीप सर, थैंक यू संजीवनी मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू।